अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सपोज और मैं हूं शराज हसनात। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मेरे पास इतना मटेरियल है एक्सपोज करने के लिए कि जिसके बारे में शायद मुझे भी आइडिया नहीं है कि किस किस तरह के स्कैम एक ऐसे इदारे में किए गए पंजाब हुकूमत के, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ तालीम की फलाह और बहबूद के लिए काम करना था, तालीम को आम करना था। बहुत बहुत बड़े स्कैम पहले भी हमने आपके सामने रखे। इतने डॉक्यूमेंट्स आज तक किसी भी स्कैम के मेरे पास नहीं है जितने पढ़ा लिखा पंजाब के हवाले से है, जितना पढ़ो पंजाब बड़ो पंजाब के हवाले से है। और ये सारे के सारे प्रोजेक्ट की जो जिम्मेदारी थी वो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की थी। जी हाँ, वो दिली इदारा पंजाब गवर्नमेंट का जिसका मकसद पंजाब में एजुकेशन का फरोग था, खासतौर पे उन बच्चों के लिए एजुकेशन का फरोग था जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। मगर इस इदारे ने इस नेक काम को सिर्फ कमाई का एक मकसद जाना और इसमें इतनी लूटमार की कि सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये उनके कसीदे बयान कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती कि मैं कहां से और किस डॉक्यूमेंट से आज का प्रोग्राम शुरू करूं। मगर जो सबसे अहम और मेन बात अब की जा रही है वो है कि पंजाब में स्कूलों को जो प्राइवेटाइज किया जा रहा है, खासतौर पे जो निजी स्कूल हैं जिनके हैंड ओवर किया जा रहा है, बहुत बड़ी तादाद में गवर्नमेंट स्कूलों को निजी एनजीओज के हैंड ओवर किया जा रहा है। ये एक रीसेंट समरी आपको स्क्रीन पे समरी चलती हुई नजर आ रही है। हैंडिंग ओवर द मैनेजमेंट ऑफ लो परफॉर्मिंग पब्लिक गवर्नमेंट स्कूल, यानी वो स्कूल जिनकी इवेल्युएशन महकमा तालीम ने की है कि इन स्कूलों में जो परफॉर्मेंस है बच्चों की किसी ना किसी बुनियाद पर, चाहे असातिज़ा की वजह से या खुद बच्चों की वजह से या स्कूल की मैनेजमेंट की वजह से, उनकी वो परफॉर्मेंस इस मयार की नहीं है कि स्कूल से बच्चों के अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्टेड किए जा सकें। जिसके बाद ये डिसाइड किया गया है कि इन तमाम स्कूलों को प्राइवेट एनजीओज या प्राइवेट स्कूल माफिया के हवाले कर दिया जाए। लिहाजा बहुत बड़ी तादाद में जब इन स्कूलों को प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट एनजीओज के हैंड ओवर किया जाएगा तो वहां पे जो असातिज़ा काम कर रहे हैं उनका मुस्तकबिल क्या होगा, इस पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसके साथ साथ मैं अगर आपको इसके फिगर्स बताऊं जो डिटेल्स मेरे पास हैं, उसके मुताबिक तकरीबन 10 अरब 20 करोड़ रुपए का जो बजट है वो मुख्तस किया गया और 5000 से ज्यादा स्कूल हैं पंजाब में, 5000 से ज्यादा स्कूल जिनको गवर्नमेंट जो है वो इस निजी शोबे के हैंड ओवर कर रही है। और इस पे तकरीबन 1200 रुपया जो है वो एलिमेंट्री और प्राइमरी लेवल पे बच्चे का एक एक्सपेक्टेड कॉस्ट है उसकी एजुकेशन की जो होगी। इसमें से 600 रुपए जो है वो स्कूल इंतजामिया को किए जाएंगे। यानी एक तो आप स्कूल जो है वो उनके हैंड ओवर कर रहे हैं कि आप उसको प्रॉफिट पे चलाएं या लॉस पे चलाएं या नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलाएं, वो आपकी मर्जी है। दूसरी कंडीशन में उन्हें 600 रुपया फी बच्चा गवर्नमेंट भी देगी, बजाय इसके कि 600 रुपया उस स्कूल के फी बच्चे के हिसाब से लगाकर उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को स्कूल की इंप्रूव किया जाए, उस सरकारी स्कूल में हालात बेहतर बनाए जाएं कि वो बच्चा वहां भी बेहतर तालीम हासिल किया जाए। एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पंजाब में एजुकेशन को बराए फरोख्त का बोर्ड लगा के इन निजी एनजीओ के हैंड ओवर किया जा रहा है और इसमें बहुत बड़े घपले हैं। मैं आगे आपको इसकी तफसीलात से भी आगाह करूंगा, मगर ये बताता चलूं कि कम से कम 150 बच्चों के तनासुब से ये फी स्कूल ये अखराजात, यानी अगर 100 बच्चे आ रहे हैं फिर भी 150 मिलेंगे और अगर ज्यादा होंगे तो उसके तो चार्ज किए जाएंगे। तो इब्तदाई तौर पे 150 के करीब बच्चों के हिसाब से ये जो अदायगी है ये स्कूलों को की जाएगी। और 2016 अप्रैल 2016 से ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जाएगा, जिसको एक साल में अप्रैल 2017 में इसको खत्म किया जाएगा। और सालाना अखराजा जो इसके हैं वो 1 करोड़ पे रखे गए। 29 अफराद को इसके लिए जो है वो हायर किया जाएगा सरकारी मराद के हिसाब से। मजीद 29 अफराद में ये बताता चलूं कि जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं उसमें कुछ अहम चीजें भी हैं, जिनमें जो चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम है उसकी एक रिपोर्ट मेरे सामने पड़ी हुई है और बड़ी खौफनाक किस्म की ये चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम की रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने इस इदारे के मुतल्लिक बहुत इंकशाफात की हैं। ऐसी इर्रेगुलरिटीज चीफ मिनिस्टर पंजाब को भिजवाई गई हैं कि बंदा खून के आंसू रोता है कि पंजाब में तालीम के साथ इस वक्त जो पंजाब का नारा है पढ़ो पंजाब बड़ो पंजाब, उसके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। इसका तो मकसद ये ना ही पढ़ो और ना ही पढ़ो, ये मकसद जो है इस समरी रिपोर्ट के हिसाब से तो नजर आता है। इसमें बहुत ज्यादा बेज़ाब्तियां निशानदेही की गई। पंजाब का जो रवां साल का तालीम का 310 अरब का बजट है जिसका नारा है बड़ो पंजाब पढ़ो पंजाब, उसमें एजुकेशन फाउंडेशन को जो है एक मेजर चंक दिया जा रहा है, जिसमें पैफ को तकरीबन 10 अरब 50 करोड़ रुपए मिलते हैं। और इसके जेर इंतजाम पैफ के तकरीबन 16 लाख बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ स्कूलों में जेर इंतजाम है। इब्तदाई तौर पर तो ये किया जाता है कि कुछ प्राइवेट स्कूल्स में इन बच्चों को भेजा जा रहा है और वहां पर उन प्राइवेट स्कूल्स को अकोमोडेट किया जा रहा है। मगर अब जिस तरह के मैंने आपको बताया
कि पेफ क्या नया खिलवाड़ करने जा रही है पंजाब के तालीमी निज़ाम के साथ, उसकी कुछ डिटेल्स हैं। कुछ जो पेफ में भर्तियां की गई उस पर बहुत बड़े सवालिया निशान थे। वज़ीर-ए-आला पंजाब की इंस्पेक्शन टीम में भी बातें सामने आई, जिनमें डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स आमिर इफ्तिखार के हवाले से था कि आमिर इफ्तिखार जो है वो अपनी टर्मिनेशन के बावजूद जो है वो तनख्वाहें लेता रहा, और उन्हें जब इदारे से फारिग किया गया, जो चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शन थी कि फारिग किया जाओ, तो उनसे रिजाइन लिया गया और उन्हें 16 लाख रुपए भी दिए गए। उसके डॉक्यूमेंट्स भी ये मेरे पास मौजूद है। ये वो डॉक्यूमेंट्स है जिसमें वो रिजाइन कर रहे हैं, और ये वो डॉक्यूमेंट्स है जिसमें उनको अदायगियाँ की गई। इसके साथ सलमान अनवर मलिक थे। बड़ी हैरत अंगेज अपॉइंटमेंट थी ये। 147 उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया गया डीएमडी फाइनेंस के लिए, ये उसमें शामिल नहीं थे। फिर 17 को शॉर्ट लिस्ट किया गया, उसमें ये शामिल नहीं थे, बल्कि 18वें के तौर पे इनका नाम लिखा गया और इन्हीं को हायर कर लिया। और जिस वक्त इनको हायर किया गया ये सऊदी अरब में थे, ये पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं थे। चूंकि ऑब्लाइज करना मकसूद था, लिहाजा जो उस पर मेरिट पे कैंडिडेट्स आ रहे थे उनको फारिग कर दिया गया। फाइनेंस में बड़े पैमाने पे घपले किए गए। जो पैटी कैश आमतौर पे हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, उसकी हद बगैर पूछे 2 से 3 लाख कर दी गई, कोई रिकॉर्ड उसका नहीं है। डीएमडी फाइनेंस अपने पेट्रोल लिमिट से एक्सटेंड करते रहे। जाली बिल बड़ी तादाद में जमा किए गए, बल्कि अर्नेस्ट एंड यंग एक कंपनी है जो इनका इंटरनल ऑडिट करती है, उस कंपनी के भी खाते में बिल डाले गए। और उस कंपनी ने जब अपने बिल प्रेजेंट किए लेने के लिए, तो मालूम हुआ उनके बिल तो पहले ही जमा हो चुके हैं। ये ऑडिट कंपनी के साथ किया गया। इसके अलावा योमिया बैलेंस शीट में घपले यहां पे आए। कर्नल इमरान एक डायरेक्टर एचआर रखे गए, और मजे की बात यह थी कि जिस वक्त उन्होंने एचआर की डिग्री अपनी शो की, तो उस वक्त उनका 3 साल पहले वो डिग्री उन्होंने हासिल की थी, लेकिन उनका जो एचआर का एक्सपीरियंस था वो 13 साल कर दिया गया। आयशा नुमान जो डायरेक्टर एग्जामिनेशन एंड ट्रेनिंग थी, उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया था। उन्हें सोशल साइंसेज में मास्टर्स रखने वाली जो क्वालिफिकेशन थी फॉर दैट पर्टिकुलर सीट, उसके लिए उन्हें हायर किया गया। मैं यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि सबसे हैरत अंगेज इंकशाफ जो चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम में सामने आए हैं वो ये है कि जो ऑडिटर फर्म अर्नेस्ट एंड यंग इनकी इंटरनल ऑडिट करती थी, जब चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम ने ये डायरेक्शन दी कि फौरी तौर पे पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन अपना एक्सटर्नल ऑडिट कराए, तो उसी फर्म को जिसके बारे में ऑडिट किया जाना था, जो उनकी इंटरनल ऑडिटर फर्म थी, उसी को एक्सटर्नल ऑडिट का भी कर दिया गया। और इस काम के लिए उन्हें इजाफी 72 लाख रुपए भी अदा किए गए। चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम ने यह रिपोर्ट किया कि 172 अफराद सिर्फ इस इदारे को चलाने के लिए होने चाहिए। बजट में भी 3% से ज्यादा इजाफा नहीं होना चाहिए, मगर इसके बावजूद इस इदारे के इंतजामी अखराजात 25 करोड़ रहे, इंतजामी अखराजात 8 करोड़ रहे, जबकि तनख्वाहों के अखराजात 25 करोड़ रहे, जो बजट का 5.2% बनता था। इस वक्त इस इदारे के 172 की बजाय 292 मुलाजमीन है और मंजूर शुदा 514 असामियां हैं। अभी उनको फिल नहीं किया जा रहा, मगर फ्यूचर में इनका प्लान है। एक और जो चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम की बात में थी कि इस इदारे के जो मुल्तान में रीजनल डायरेक्टर थे नदीम मसूद, वो निसाबी कुतब बेचने में भी मुलविस रहे हैं। पेफ के मुताबिक 3 अरब रुपए बोर्ड की मंजूरी के बगैर खर्च किए गए, ये CMIT ने मेंशन किया है। इसके अलावा हुकूमत तनख्वाहों में इजाफा करती है 7%, 7.5%, 10%। इसके अलावा पेफ खुद से ही अपने तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहों में 40% से ज्यादा इजाफा कर रही है ताकि उन्हें अप्लाई किया जाए। एक एग्जाम्पल कि MD की तनख्वाह 3 लाख 50 से बढ़ाकर 5 और DMD की 2.75 से बढ़ाकर 4 लाख कर दी गई। ये सिर्फ ये ऊपर के मेजर जो 2 हेड्स हैं उनकी एक एग्जाम्पल है कि उनकी तनख्वाह किस तरह बढ़ाई गई। गाड़ियों की मॉनिटराइजेशन की जा रही है, यानी जहां जहां दिल चाह रहा है वहां वहां ये पैसे दे रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम की रिपोर्ट कह रही है, ये वो तमाम डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं जिसमें ये हैरत अंगेज इंकशाफात है कि किस तरह पंजाब में लूटा जा रहा है। और जहां पे इन्हें खर्च करना चाहिए था, यानी एजुकेशन वाउचर स्कीम जो थी, न्यू स्कूल प्रोग्राम्स थे और प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जहां पे जरूरत ही खर्च करें, वहां पे इन्होंने एवरेज जो है 18 से 20% रकूम जो बजट में रखी गई थी वो कम खर्च की, और जहां पे रकूम नहीं खर्च करनी थी वहां पे इन्होंने इंतहा कर दी, अंधेर नगरी में चा दी और कोई इन्हें पूछने वाला नहीं था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये वो लिस्ट है जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हवाले से मेंशन है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहाँ क्या होने चाहिए, प्राइवेट लोग होने चाहिए, उनका सोशल सेक्टर से एक रोल होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये जितने भी लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रखे गए हैं उनका वो इस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरते। और ये आपकी स्क्रीन पे इन तमाम लोगों के वेयर अबाउट्स भी आ रहे हैं, जिनमें चंद एक लोग, जिनमें वफाकी वज़ीर ममलिकत सेहत है सायरा अफजल तारर, वो इसकी मेंबर हैं। राना अफजल PMLN के MNA हैं, वो इसके मेंबर हैं। इंजीनियर कमरुल इस्लाम राजा जो इसके चेयरमैन भी हैं, वो पिंडी से MP हैं, वो इसके मेंबर हैं। सुबाई मोहतसब हैं, डॉक्टर मीरा फैबुलस, वो इसकी मेंबर हैं।
इसके अलावा अफजाल भट्टी जो वज़ीर आला के पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं वो इसके मेंबर हैं। अमजद साकिब जो अखुवत एक NGO है उसके चेयरमैन है, उसके डायरेक्टर हैं, और वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की बहुत ज़्यादा स्कीम्स में उनकी इन्वॉल्वमेंट है। डायरेक्टर हैं, ये उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं, इंक्लूडिंग जो यूथ लोन प्रोग्राम है उसको भी वो देखते हैं, वो भी इसके मेंबर हैं। जफर इकबाल कुरैशी पब्लिक सर्वेंट है। यानी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के भी अहकाम थे कि इनको अमल दरामद करना चाहिए, वैसा बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा। ये वो तमाम मामलात हैं जिन पे हम अगले सेगमेंट में बात करेंगे। ब्रेक पे जाएंगे, मगर ब्रेक पे जाने से पहले लाहौर स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है तारिक महमूद ने, चेयरमैन है मुत्तहिदा सादसा महाज के। इसके साथ चौधरी शुएब सलीम एडवोकेट हैं जो पैफ के इन तमाम मामलात के खिलाफ अदालत में मुख्तलिफ रिट पिटीशन इन्होंने दायर किए। इन दोनों से बात करेंगे मगर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको बता रहे थे कि किस तरह दोनों हाथों से पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को लूटा जा रहा है। इसके तमाम करता धरता बजाय बच्चों की तालीम पे फोकस करने की बजाय सिर्फ इसको लूटने में मसरूफ है। और इस हवाले से मैं बात का बाकायदा आगाज करूंगा लाहौर में चौधरी शुएब सलीम एडवोकेट से। चौधरी साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त मामलात इस समझ में चल रहे हैं, अदालतों में पिटीशंस भी दायर हो चुकी हैं, क्या कहते हैं आप इन तमाम मामलात पे? देखिए शराज साहब, इसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन थी उसको मैंने चैलेंज किया। अब ये जो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन है, ये पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन एक्ट 2004 के तहत जो था ये गवर्न होता है, और इसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ये भी उसी के तहत कॉन्स्टिट्यूट होता है। इसमें सेक्शन 5 है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, जिसके अंदर ये कहा गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के टोटल मेंबरान की तादाद 15 होगी, और उसमें से जो 8 लोग हैं वो प्राइवेट सेक्टर से होंगे और बाकी जो है वो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो उनसे होंगे। मगर ऐसा नहीं हो रहा। 8 डायरेक्टर्स के अंदर उन्होंने कहा कि ये ऐसा नहीं हो रहा। इसके अंदर उन्होंने कहा कि 3 खवातीन होंगी और बाकी फिलैंथ्रोपिस्ट, टेक्नोक्रेट्स, NGOs और एकेडमिशियंस होंगे। ठीक है जी। मैं इस बात को लेके जो था वो हाई कोर्ट के अंदर मैंने इसको चैलेंज किया, तो हाई कोर्ट के में ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास लगी, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने 3 मेंबरान को काम करने से रोक दिया, इंक्लूडिंग जो थे इनके जो चेयरमैन जो थे पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के कमरुल इस्लाम राजा साहब। अब देखिए कमरुल इस्लाम राजा साहब जो हैं, राजा कमरुल इस्लाम, ठीक है। अब ये देखिए कि राजा कमरुल इस्लाम जो है ये MPA हैं पिंडी से, और इसके साथ जो है मतलब 2 और लोग जो थे, सायरा अफजल तारड़ ये स्टेट मिनिस्टर हैं और MNA भी हैं। इसके बाद एक और भी जो थे वो साहिब जो थे MNA, और ये तीनों PMLN से बिलोंग करते हैं। ऐसे ही है राना अफजल साहब। अब देखिए कोर्ट ने ना सिर्फ इसके ऊपर स्टे ग्रांट किया और इनको रोक दिया कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है। एंड द ऑनरेबल कोर्ट जो था उन्होंने कोर्ट के अंदर जो रिमार्क्स भी पास किए, एंड रिपीटेड दिस सेंटेंस ट्वाइस, द बोर्ड हैज टू गो, और ये सारे लोग मौजूद थे। इसके बावजूद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 18th बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कॉल की, और इसके बाद इन्होंने 19th जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था उसकी मीटिंग कॉल की। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग मिनट्स मेरे पास स्क्रीन पे चल रहे हैं, जिसमें बाकायदा तौर पे ये मेंशन है कि किस तरह राजा कमरुल इस्लाम साइन कर रहे हैं उसके ऊपर, और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में शामिल हैं। जो तारिक साहब, मैं आपको भी प्रोग्राम में शामिल करना चाहता हूं। मुझे बताइएगा कि 5000 सरकारी स्कूल जो हैं वो निजी NGOs और निजी इदारों को दिए जा रहे हैं, उसके बाद जो वहां पे सरकारी असातिज़ा हैं उनका मुस्तकबिल क्या होगा? जी, इसमें मैं ये अपना एसोसिएशन के हवाले से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस किस्म के पहले भी तजर्बात बारहा नाकाम हो चुके हैं। अब ये लो परफॉर्मिंग के नाम पर जिन इदारों को प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं वो लो परफॉर्मिंग नहीं है। लाहौर के अंदर अब तक जितने स्कूल सर्वे हुए हैं उनमें से सिर्फ 2 स्कूल ऐसे हैं जो लो परफॉर्मिंग है, बाकी सबकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। और तारिक साहब, मुझे लाहौर के हवाले से चूंकि आप बात कर रहे हैं, मुझे बताइएगा कि लाहौर में सिर्फ 2 स्कूल अगर लो परफॉर्मिंग में आते हैं तो ये जो 5000 स्कूल हैं पंजाब के, उसमें कोई आइडिया है आपको कि लाहौर के कितने स्कूल हैं जिनको शामिल किया गया है? एग्जैक्ट फिगर तो लाहौर की मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन जितने स्कूलों का सर्वे हुआ है वो कम से कम 25 स्कूलों का अब तक सर्वे हो चुका है। ठीक है। उन 25 स्कूलों में जिनका सर्वे हुआ है उनमें से सिर्फ 2 लो परफॉर्मिंग हैं, बाकी सब के सब वेल परफॉर्मिंग है। हुआ असल में ये है। अच्छा, और वो अगर मैं पूछना चाहूं, चूंकि आप असातिज़ा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि वो जो लो परफॉर्मिंग स्कूल हैं उनकी वजूहात क्या है? एक तो रिजल्ट होता है ना आपकी इवैल्यूएशन, वो लो परफॉर्मिंग की वजूहात क्या है?
उसकी बुनियादी वजूहत हैं कि वहाँ पर स्टाफ मौजूद नहीं है। दूर दराज के ऐसे एरिया में स्कूल हैं कि जहाँ स्टाफ ही नहीं दिया जा रहा। अगर दिया जाता भी है कभी कभार तो वहाँ पर सिंगल टीचर कोई है और वो सिंगल टीचर वहाँ पहुँच ही नहीं पाता। इतनी दूर दराज का वो स्कूल है। फीमेल एक सिंगल टीचर वो दूर दराज के स्कूल में वो नौकरी या तो छोड़ जाती है या ट्रांसफ़र करा जाती है। वो इस किस्म के 2 स्कूल हैं सिर्फ लो परफॉर्मिंग, बाकी तमाम के तमाम वेल परफॉर्मिंग स्कूल हैं। ये एक जो है सोची समझी साजिश है। तालीम को प्राइवेटाइज करने का दूसरा नाम है। और इसके लिए आपने मुझसे पूछा है कि सरकारी असातिज़ा का क्या मौक़िफ़ होगा या क्या उनकी सूरत हाल होगी, तो हम ये कहना चाहते हैं कि एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पर हम इसकी भरपूर मज़ाहमत करेंगे। अच्छा शोएब सलीम साहब, मैं आता हूँ आपके पास। तारिक साहब, शोएब सलीम साहब मुझे ये बताइएगा कि चूंकि ये वायलेशन भी की जा रही है कोर्ट अहकामात की, और इसके अलावा जो इतने घपले हैं जो खत्म होने के नाम ही नहीं ले रहे, और मजीद से ये आगे स्टेप्स लिए जा रहे हैं जिनमें ये 5000 स्कूल्स को प्राइवेटाइज करने का एक मंसूबा भी शामिल है, तो ये मामला किस डगर पे चल रहे हैं और ये किस तरह सही हो सकते हैं? देखें शराज साहब, अगर मुझे आप 2-3 मिनट दें तो मैं इसमें इसको कंक्लूड कर देता हूँ वेरी ब्रीफ। कि पहली तो बात ये है कि स्कूल को आप पब्लिक सेक्टर के जो स्कूल्स हैं उनको आप प्राइवेटाइज नहीं कर सकते। ठीक है। क्यों? और पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को नहीं दे सकते। ये जो एक्ट मेरे हाथ में इस वक्त है, इसका मैंडेट था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। बिल्कुल ऐसे ही था, पब्लिक प्राइवेट। इसका मैंडेट जो था वो पब्लिक पार्टनरशिप नहीं था। तो पहली तो ये बात है कि मैं इस समरी को चैलेंज करने जा रहा हूँ। ये सारे जितने भी स्कूल्स हैं इस लॉ के तहत मैं इसको चैलेंज करने जा रहा हूँ, और इंशाल्लाह होपफुली हम इसमें स्टे लेंगे कि क्योंकि ये लोगों के साथ जो था ये नाइंसाफ़ी हो रही है ये। और उसके साथ सिर्फ उसको प्राइवेट ये नहीं कर रहे, ये प्राइवेट करने के बाद जो टॉप की जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी चेन्स हैं, ये उनको हैंड ओवर कर रहे हैं और ये एनजीओज को हैंड ओवर कर रहे हैं, और वो टीचर्स का आगे मुस्तकबिल है। इसमें शराज साहब दूसरी बात ये था, ये जो इन्होंने कंटेम्प्ट मतलब जो थी ये इन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग की, मैंने ये कंटेम्प्ट भी फाइल की है, और कंटेम्प्ट के अंदर राजा कमरुल इस्लाम साहब को नोटिस हो चुका हुआ है। दूसरी इसके अलावा जो इन्होंने एमडी की अपॉइंटमेंट की है मैनेजिंग डायरेक्टर की, ये अली जान खान ब्यूरोक्रेट है 19 ग्रेड के, ये शेखुपुरा में पहले डीसीओ थे। इनको भी मैंने पिटीशन में इनकी जो अपॉइंटमेंट लेटर मेरे पास इस वक्त पड़ा हुआ है वो चीफ सेक्रेटरी ने साइन किया हुआ है। अच्छा, जिसका कोई ताल्लुक सेक्शन 6 जो है पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का ये कहता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेगा और चीफ सेक्रेटरी हैज नथिंग टू डू विद हिज अपॉइंटमेंट। यानी सरकारी लोगों को भी इस इदारे में खपाया जा रहा है, सरकारी लोगों को भी विदाउट। यहाँ तो देखें जी आप, ये तो मुझे लग रहा है कि एजुकेशन सेक्टर का जो ये नंदीपुर है, ये जो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन है एजुकेशन सेक्टर का, ये नंदीपुर मुझे लग रहा है जी। ये एमडी की जो अपॉइंटमेंट मैंने चैलेंज की, ये शराज साहब जस्टिस शाहिद वहीद साहब के पास ये केस फिक्स हुआ है। 14/12 को एमडी साहब ने इसके अंदर जवाब देना है कि किस कैपेसिटी के अंदर वो एमडी बने हुए हैं। नंबर 1। नंबर 2, एक छोटी सी बात, ये डीसीओ शेखुपुरा थे एमडी साहब अली जान साहब, इन्होंने अपॉइंटमेंट की तारिक रफीक साहब की, जो डीएमडी ऑपरेशन है वो एक्स ईडीओ शेखुपुरा जो थे वो भी शेखुपुरा से हैं। ठीक है। इन्होंने डायरेक्टर पब्लिक स्कूल स्पोर्ट प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट की सिद्रा सलीम को, वो एसी शेखुपुरा है। अब ये देखिए कि एमडी साहब जो थे ये क्योंकि खुद डीसीओ थे शेखुपुरा से, और ये सारे लोग जो थे, ये पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन लाहौर नहीं है, ये शेखुपुरा पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन है। तारिक महमूद साहब मुझे ये बताइएगा कि चूंकि अब ये स्कूल्स प्राइवेटाइज करने का मंसूबा है, आपने अनाउंस भी कर दिया कि आप इसको चैलेंज करेंगे और इसके खिलाफ जो हद मुमकिन कार्रवाई हो सकी वो करेंगे। मुझे ये बताइएगा जो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के हवाले से पहले भी तालीमी सरगर्मियां कोई जारी हैं, तो क्या असातिज़ा उससे मुतमईन थे? जी, कतई तौर पर पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की एक्टिविटीज से हम मुतमईन नहीं हैं। अभी आपने भी जिक्र किया, और यहाँ पर इसके अलावा अगर ऑन ग्राउंड आप देखें तो आपको बहुत अजीब कहानियाँ मिलेगी। ये पैसे भी बच्चों को देते हैं, उसमें भी सौदेबाजी होती है, और जिन स्कूलों को पैसे दिए जाते हैं बच्चों के कि गरीब बच्चे ये पढ़ने के लिए ये पैसे इनके हैं, वो बच्चों से पैसे भी चार्ज किए जाते हैं, यानी डबल काम चल रहा है। अच्छा। इसलिए एजुकेशन फाउंडेशन की पूरी कारकर्दगी सवालिया निशान है। ऐसे में सरकारी स्कूलों को इसके जरिए से प्राइवेटाइज करना ये इंशाल्लाह ख्वाब ही रहेगा, कभी हकीकत नहीं बन सके। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक महमूद साहब, चौधरी शोएब सलीम एडवोकेट, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पे हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और मजीद आपको बताएंगे कि हुकूमत का इसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको बता रहे थे पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के हवाले से और उसकी क्या सूरत हाल है। इस हवाले से इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पेफ के चेयरमैन कमरुल इस्लाम राजा, MP हैं, मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। उनके साथ मौजूद हैं मियां इमरान मसूद, साबिक वजीर तालीम रहे और मुस्लिम लीग काफ को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं ये सब आपसे स्टार्ट करता हूँ क्योंकि 2004 में पेफ आप लोगों ने स्टार्ट की और इसका मकसद पंजाब में एजुकेशन को फ़रोग देना था। उस पर बड़े पॉइंटेशन हैं, बहुत ज़्यादा उंगलियाँ उठाई जा रही हैं। क्या बहैसियत बानी ऑफ पेफ आप समझते हैं कि पेफ इस वक्त सही काम कर रही है? कॉन्सेप्ट और जो हमारा विजन था उसको ये लोग फॉलो कर रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट और जो विजन, जो फिलॉसफी थी वो बड़ी प्योरिटी पे बेस कर रही थी। इसमें कोई सियासत नहीं था। इसमें ये था कि उन प्राइवेट स्कूल जो बेचारे सस्टेनेबल नहीं बनते, जो फीसें तो कम लेते हैं और सैलरीज भी बेचारे बड़े कम देते हैं, लेकिन उन पे जो है वो ज़्यादा बोझ होता है पैसों का और खर्चों का, उनकी हम ये मदद कर दें। और ठीक है ना, अब उसकी फंडिंग शुरू होगी, वो इंस्टीट्यूशन बन गया, रेगुलर उसकी एनुअल फंडिंग शुरू होगी। जब हमने छोड़ा तो इनको एक पूरा फुल फ्लेज एक डिपार्टमेंट मिल गया विद फुल फंडिंग। हाँ, और जो थे हमने उस जमाने में स्टार्ट ये भी लिया था, इतने ज़्यादा स्कूल नहीं थे। वेल, देयर आर मेनी थिंग्स। अगर उसमें 2-3 चीज़ें हैं, अपना लोग क्रिप करते हैं कि हमारे स्कूल जो हैं वो रजिस्टर नहीं होते, हमें चांस नहीं मिलता, वहाँ पे ऑफिसर्स जो बैठे हुए हैं वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। फिर एक इसमें ये इशू था कि जो इनका क्वालिफाइंग टेस्ट होता है वो बड़ा मुश्किल है, 70% पासेज वो मांगते हैं कि उसमें नंबर हों तो इसको कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट ईयर की ग्रांट जो उनको मिलती है। प्लस उसमें करप्शन होती है, हर जगह होती है, और ये नहीं कि कोई डिपार्टमेंट करप्ट होता है, वो नीचे बंदे भी करप्ट होते हैं। कमर साहब, मैं गुफ्तगू में आपको शामिल करना चाहता हूँ। आप चूंकि चेयरमैन हैं पेफ के, कुछ एलिगेशंस जो पेफ के ऊपर बड़े मेजर आ रहे हैं वो इरेगुलरिटीज ऑफ अपॉइंटमेंट के आ रहे हैं, और उसमें एक केस लाहौर हाई कोर्ट में भी रहा जिसमें बाकायदा तौर पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को काम करने से रोक दिया गया, मगर उसके बाद भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करता रहा। तो क्या वजह क्या है, क्यों इरेगुलरिटीज जो है वो आ रही हैं रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन्स ऑन हाई पोजीशंस? मेरा ख्याल है ऐसी कोई इरेगुलरिटी की मुमकिन नहीं है कि अदालत कोई हुक्म दे और उसकी अदम तामील ना हो। मतलब इस फी ज़माना पॉसिबल नहीं है। और जैसा आपने फरमाया हाई कोर्ट के, ऐसी कोई जस्टिस मंसूर का ऑर्डर जो है वो था कि शायद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम ना करे, इंक्लूडिंग यू, सायरा अफजल तारर साहब और बाकी लोग शायद उसकी मीटिंग में ना जाएं। हाँ, मीटिंग्स का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग का था, तो उस पर अमल हो रहा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, लेकिन उसकी जो 18वीं और 19वीं मीटिंग थी उसमें आपके साइन वाले डॉक्यूमेंट्स भी हैं? नहीं, ऐसी कोई मीटिंग नहीं है। अच्छा सर, मैं दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग्स हुई हैं, ये मेरे ख्याल आप तक कोई इन्फॉर्मेशन गलत पहुंची है। बोर्ड की मीटिंग इस वक्त 60s में जा रही हैं। जो आप 18 और 19 कह रहे हैं, 18वीं और 19वीं मीटिंग तो शायद 2005 या 6 में हुई होगी। सर, जिस तरह हाई कोर्ट में एग्जांपल्स हैं, सलमान अनवर मलिक की में DMD फाइनेंस जो अपॉइंटमेंट की गई वो अगेंस्ट द वायलेशन थी। यानी इसमें जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं वो ये शो करते हैं कि ही वाज नॉट अ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, ही वाज इन सऊदी अरेबिया एट द टाइम ऑफ इंटरव्यूइंग, और फिर उनको 18वें कैंडिडेट के तौर पे पेन से लिख के शॉर्ट लिस्ट किया गया, देन उनको हायर किया गया। और जिस वक्त ये रिपोर्ट है जी उसकी CMIT की, CMIT ये कहती है कि आप उनको फायर करें, आप उनको रिजाइन ले रहे हैं उनसे, और रिजाइन लेते हुए भी आप उनको सारे उनके वाजबात अता कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, किस बेस पे? जब फायर कर रहे हैं तो फिर आप व्हाई यू आर पेइंग द एरियर्स? देखें, उसमें यह है कि ही हैज़ बीन शोन द वे गेट। तो देखें ना, जो भी इरेगुलर तारीख में मेरा ख्याल ऐसा नहीं हुआ कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर रैंक के, डायरेक्टर रैंक के लोगों को निकाला गया। उसमें और क्या हो सकता है कि वो तो 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं ना, वो कोई सरकारी रेगुलर मुलाजम नहीं थे, वो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। जब उनकी ऐसी कोई चीज़ें पॉइंट आउट हुई, सामने आई, मैंने इंक्वायरी कराई और उनको फारिग कर दिया। तो उनको पैसे क्यों दिए गए सर? फिर तो उनसे पैसे लेने चाहिए थे कि उनके खिलाफ कोई ऐसी ये वाली कोई चीज़ प्रूव नहीं थी। जो इरेगुलरिटी प्रूव थी, उनकी जो अपॉइंटमेंट थी, वो उस पर शकूक उठाए गए और उनको फारिग कर दिया गया। जो चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम ने कुछ और डायरेक्शंस भी दी थी कि जी 172 से ज़्यादा अफराद इस इदारे में होने चाहिए, लाइक स्टिल देयर आर 290 आई गेस approximately the person in this institution। नहीं, मेरी गुजारिश सुने कि ये इस वक्त 1 साल के अंदर, वो जब CMIT की रिपोर्ट थी उस वक्त शायद स्कूल्स थे 3700, ठीक है। इस वक्त 6000 से ऊपर स्कूल्स चल रहे हैं और हमारा टारगेट 28 लाख बच्चों को है बाय द ईयर 2018। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की वायलेशन नहीं की जा रही? जिस तरह ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे है कि जी 8 डायरेक्टर्स ये होंगे, फलां होंगे, सारे के सारे जो है वो PMLN के
कुछ को-वर्कर्स हैं, कुछ MNAs हैं, कुछ बाकी लोग हैं, लाइक हाउ यू गाइस फुलफिल द क्राइटेरिया? जो केस अदालत में ज़ेर समाअत है उसके बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ ये बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि अदालत के किसी हुक्म की कोई वर्जी नहीं हुई। मुझे यहाँ पे ब्रेक लेनी है, मैं ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूँ और आपसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करता हूँ। नाज़रीन, यहाँ पे ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और जिन 5000 स्कूलों को प्राइवेटाइज करने की बात की जा रही है, सरकारी स्कूलों को, उस हवाले से भी बात करते हैं। विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के मामलात पे बात की जा रही है। इस हवाले से राजा कमरुल हमारे साथ मौजूद है। राय साहब, ये बताइएगा कि 5000 स्कूलों को जो प्राइवेटाइज किया जा रहा है, पर्टिकुलरली सरकारी स्कूलों को, उस हवाले से क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं? क्या इस तरह जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको इनकरेज किया जा रहा है या जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनको डिस्करेज किया जा रहा है? मैं इसका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूँ। हमारे पास इस वक्त कोई तकरीबन हुकूमत पंजाब के पास 53,000 स्कूल्स हैं पंजाब में। उसमें से कुछ 1000 जो लोएस्ट परफॉर्मिंग स्कूल्स थे, उनमें 3 कैटेगरीज थी। एक स्कूल्स वो हैं जिनके में बच्चे बावजूद हुकूमत की कोशिश के 25 से ज़्यादा नहीं हो सके, 25 से कम बच्चे हैं और टीचर्स वहाँ पर 3 लगे हैं या 4 लगे हैं, वो अंडर यूटिलाइज्ड कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी वो है कि जहाँ पर स्कूल्स जो हैं वो मल्टी ग्रेड हैं, स्वीयर मल्टी ग्रेड हैं। वो ऐसी जगहों पे हैं कि जहाँ टीचर्स जाना नहीं चाहते, उस्ताद की अपॉइंटमेंट होती है तो वो छोड़ देते हैं दूर दराज जगहों पे, तो वो दूसरी कैटेगरी वो है। और तीसरी वो है जिनका वर्स्ट रिज़ल्ट है। तो ये 1000 स्कूल जो हुकूमत के थे, जो वर्स्ट परफॉर्मेंस जिनकी थी, उसके बारे में एक प्लान ये है कि उसको पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के मॉडल पे ये 1000 स्कूलों की सिर्फ मैनेजमेंट के हवाले से सिर्फ ये वहीं लो परफॉर्मेंस स्कूल्स के लिए ये किया जाए। असातिज़ा वहीं पे काम करें। ये तो डिपेंड करता है ना कि अगर असातिज़ा वहाँ पर नहीं रहना चाहते तो उनकी चॉइस होगी जहाँ वो अपनी प्लेस, और वो जो प्राइवेट मैनेजमेंट होगी वो अपनी मर्जी से स्कूल को रन करेगी, वो अपनी मर्जी से, बट फॉर द बेटरमेंट ऑफ एजुकेशन। यस, और ये नो प्रॉफिट नो लॉस मनसूबा, ये कोई कमर्शियल मनसूबा नहीं है। ये तो जो ऑलरेडी पेफ का जो लोएस्ट एक टीयर चल रहा है फी का, उतनी ही फी पे की जाए। सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि जब CMIT ने इंटरनल ऑडिट का जिक्र किया तो उसी फर्म को, जो आपकी इंटरनल ऑडिटर थी, उसी को एक्सटर्नल ऑडिट भी दे दिया गया और उसको 72 लाख की अदायगी। नहीं, ऐसे नहीं है। ये बात मैं बड़े वसूख से और ये कह रहा हूँ कि जो इंटरनल ऑडिट हमारी फर्म कर रही थी, जो स्पेशल ऑडिट CMIT की रिकमेंडेशन पे कराया गया है, शुरू किया गया है, वो उस फर्म के पास नहीं है जो इंटरनल। अच्छा मीर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अब चूँकि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे इसको स्टार्ट किया गया था, मकसद भी ये था, असल मकसद था कि गरीब बच्चे जो हैं उनको उनकी पे कर रही थी फीस, स्कूलों को भी स्टेबल किया जा रहा था कि बंद ना हो प्राइवेट्स को, और साथ बच्चों की फीस भी पे की जा रही थी। अब चूंकि जिस गवर्नमेंट स्कूल्स जो क्लेम कर रहे हैं कि लो परफॉर्मिंग, उसको ये प्राइवेटाइज कर रहे हैं और उसको जो है वो दिया जा रहा है NGOs को और मेजर ग्रुप्स को, तो आप समझते हैं कि ये वही मकसद था जिसके तहत पेफ को बनाया गया था, या ये सही पैटर्न पे काम कर रहे हैं? अब देखिए, 2008 में जब मैंने वजारत छोड़ी, उस वक्त 63,000 स्कूल थे, अब 53,000 स्कूल्स हैं। 10,000 स्कूल जो बंद हो गए ऑलरेडी। हाँ, ठीक है जी। हाँ, अब जिस कैटेगरी की राजा साहब फरमा रहे थे यहाँ पे बात कि वो लो परफॉर्मिंग, ये देखिए डिपार्टमेंट को इशू होता है, इतनी ज़्यादा तादाद है स्कूलों की, पैसे कम होते हैं, बच्चों की तादाद ज़्यादा है, ड्रॉप आउट, दुनिया का सबसे बिगेस्ट ड्रॉप आउट है वो आपके पंजाब का होता है हमेशा। यहाँ पे हमारे स्कूलों का इनरोलमेंट गिर रही होती है, ड्रॉप आउट बढ़ रहा होता है, एब्सेंटीज़म एक बहुत बड़ा इशू होता है। तो उसके लिए एक लंबी एक दास्तान है, आपको कभी बैठ के सुनाएंगे। तो ये 10,000 स्कूल जो शट डाउन हो गया, ठीक है, रैशनलाइजेशन होगी, टीचर्स की भी होगी, स्कूलों की भी होगी। अब ये बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं, ये 10,000 जो है, इसमें अब इशू क्या आ रहा है? इसमें इशू ये आ रहा है कि आपकी मार्केटिंग कम है, आपकी कैंपेन कम है, आप इनरोलमेंट बढ़ा नहीं पा रहे हैं, स्कूल आपके खाली हो रहे हैं, पैसा आप ज़्यादा मुख्तस नहीं कर रहे हैं। इनका जो बजट बड़ा अच्छा हो गया, एक ज़माने में 10 करोड़ बजट होता था जब हमने शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ गया, एक्टिविटी शुरू होगी। ये इनका जो महकमा है या जो एजुकेशन फाउंड, ये डिपार्टमेंट नहीं है, ये एक सब्सिडरी है, पर है ये ऑटोनोमस है। मुझे थोड़ी अगर इजाज़त दें तो मैं ये तस्सीह कर दूं, जो 10,000 स्कूल 63,000 मेरे गांव में, मैं सिंपल एक मिनट में इस बात को वाज़ेह करूंगा। मेरे गांव में 2 प्राइमरी स्कूल थे, एक गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, एक बॉयज़ प्राइमरी स्कूल। उसमें भी 2 टीचर्स थे, उसमें भी 2 टीचर्स थे, वो भी मल्टी ग्रेड था, उसमें भी 6 क्लासें थी, इसमें भी 6 क्लासें थी, उसमें भी 2 कमरे थे, इसमें भी 2 कमरे थे। लिहाजा उस स्कूल में भी 4 क्लासेस बाहर बैठती थी और 4 क्लासेस बगैर टीचर की थी, इसमें भी थी।
हमने कोई स्कूल बंद नहीं किया, हमने उन 2 स्कूलों को जो गर्ल्स प्राइमरी स्कूल और बॉयज प्राइमरी स्कूल था उसका नाम एक कर दिया। अब 2 क्लासें उसमें बैठती हैं, 1 और 2 उस स्कूल में बैठती है, 3, 4, 5 इसमें बैठती है। उसके नतीजे में अगर 10 बच्चे उस क्लास में थे, 10 इसमें थे, वो 20 एक क्लास में आ गए, तो ये फिगर में वो स्कूल का फिगर मर्जर हुए जिसकी वजह से कम हो गया, लेकिन स्कूल कोई बंद नहीं हुआ। जो इरेगुलरिटीज की बात थी जो राजा अनवर साहब के ज़माने में। दूसरी जो मैं गुजारिश कर रहा था ये जो स्कूल्स के हवाले से कि ये स्कूल हम कोई प्राइवेटाइज नहीं कर रहे, प्राइवेट सेक्टर को नहीं दे रहे, ये पेफ के मॉडल पे जो एक सक्सेसफुल दुनिया का मॉडल है कि जिसमें आज 20 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं पेफ के थ्रू, सिर्फ उस पेफ मॉडल पे उन स्कूलों को कि जो अदरवाइज फेलियर थे उनको चलाया जा रहा है, बस ये इतना फ़र्क है। और तीसरी बात, जैसा कि इमरान साहब ने फरमाया कि ये एक हमने पूरी उसमें सफाई की, उसमें बड़े सीनियर ऑफिसर्स को निकाला गया, लेकिन बड़े इज्जत से निकाला, जिनके बारे में सीएम आईटी ने कहा कि जी इनको फायर किया जाए, तो फायर किया गया। सर पैसे देके तो फायरिंग नहीं होती। नहीं, देखिए मेरी गुजारिश सुने, उनका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है साल का, ये जितने इसमें जब मैं आया, मेरी गुजारिश सुने प्लीज, मेरी गुजारिश, उनके कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी एक्सपायर हुए थे, ठीक है, और उनके रिन्यू नहीं हुए थे, तो हमने उन कॉन्ट्रैक्ट्स को रिन्यू नहीं किया। इसके अलावा और क्या रास्ता था? और वो आज उस फाउंडेशन में ये किसी अदारे से निकाला जाना भी मैं कोई कम। और अब पेफ के मुलाजमीन में जो अनरेस्ट है, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर ऑन कॉन्ट्रैक्ट, उसके वाले से कुछ कर रहे हैं? ऐसी कोई चीज़ नहीं है उसमें। पेफ के जो मुलाजमीन हैं उसमें 2 चीज़ों को देखें ना, एक तो यह है कि उसमें कॉन्ट्रैक्ट है, वो पहले 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता था, अब हमने 3 साल का कर दिया, ताकि उनका एक बुनियादी उनके पास हो, एक सिक्योरिटी हो। दूसरा क्या है कि पेफ की जो सैलरीज हैं वो मार्केट बेस्ड है, ठीक है। अगर तो वो ग्रेड 14 के या सरकारी मुलाजम के बराबर होती तो फिर तो हम कहते, जब आप मार्केट बेस्ड सैलरी पे किसी को उठाते हैं, जितने हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़ी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, काम कर रही हैं, तो वो जब उनको ये खौफ होता है अपना हायरिंग और फायरिंग का, जब उनको अकाउंटेबिलिटी का खौफ होता है, तो वो बेहतर काम करते हैं। और यही वजह है कि पेफ के 250 मुलाजम 20 लाख बच्चों को इस वक्त देख रहे हैं, और सरकार के स्कूलों की निस्बत बेहतर परफॉर्मेंस है पेफ की, कहीं से भी आप देख। मैं खुद नहीं कह रहा, इंक्वायरी रिपोर्ट में पेटी कैश का जिक्र था कि जी वो बगैर इजाज़त के खर्च किया गया, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं थी। हायरिंग्स का जिक्र किया गया, कर्नल इमरान की हायरिंग कर रही थी, बाकी चीज़ें थी, बल्कि शायद आपके एक डिप्टी CF होते जो इस वक्त सिटी स्कूल के साथ अटैच हो गए हैं, एंड सिटी स्कूल इज़ ऑल्सो अमंग वन ऑफ द कैंडिडेट जो ये आपके स्कूल लेना चाह रहा है। तो ये चीज़ें तो पॉइंट आउट हो रही है ना इसमें। नहीं, देखें, जिस बंदे को हम नौकरी से वहाँ से फारिग करते हैं, तो हम किसी पे ये पाबंदी तो नहीं लगा सकते कि आप किसी और जगह नौकरी नहीं करेंगे। वो अगर किसी प्राइवेट सेक्टर में कोई भी शख्स A, B, C, मुझे नहीं पता कौन सिटी के साथ अटैच हुआ है, लेकिन अगर कोई कर रहा है तो महल ये तो कोई ऐसी बात नहीं है किसी की। एनी कंक्लूडिंग रिमार्क्स हाउ वी कैन इंप्रूव द? जी, 2 सजेशंस राइस साहब, हमारे कॉलीग हैं। सजेशन ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट पे होता है, हमेशा जो एजुकेटर हमने भर्ती किए थे वो सारी ज़िंदगी वो लटकता रहता है और कभी भी उसे सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। अब ये कॉर्पोरेट सेक्टर की तरह चला रहे हैं एजुकेशन फाउंडेशन को, तनख्वाहें इनकी मार्केट बेस्ड हैं, ठीक है, लेकिन माइंडसेट जो है वो डिपार्टमेंटल है एजुकेशन सेक्टर वाला, ये फाउंडेशन का। या तो खुद भी ये कॉर्पोरेट स्टाइल में काम करें, ठीक है जी। हाँ, एक सजेशन ये है कि अगर वो परमानेंट होते हैं तो बेशक कर दें। इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना पड़ेगा, इस पूरी फिलॉसफी को। ये फिलॉसफी हमने बनाई थी, ये माशाल्लाह बड़ी कामयाब, ये रोल मॉडल है, ये वर्ल्ड बैंक ने डिक्लेयर कर दिया है। हार्वर्ड में इसकी एनालिसिस, इसकी डिस्कशंस होती हैं, इसको पढ़ाया जाता है, इस पूरे मॉडल को। PSRP मॉडल वाज द बेस्ट मॉडल ऑफ द वर्ल्ड बैंक। 14 उन्होंने मॉडल्स सिलेक्ट किए। एक उसको रेगुलाइज, नंबर 1 उसको रेगुलाइज करते हैं। दूसरा, जो इनके इवेलुएटर्स जाते हैं, जो जाके साइट देखते हैं, इवेलुएट करते हैं, उनको भी बड़ा अप टू द मार्क होना चाहिए। मैं किसी के खिलाफ बात नहीं करना चाहता। हमारा मुआशरा है ना, कोई उसको खाना खिला रहा है, कोई उसको ब्राइब कर रहा है, कोई उसको वर्गला रहा है, ट्रांसपेरेंसी लाइंस, वो रिपोर्ट जो है ना वो उसको हेड ऑफिस में जाके अच्छी रिपोर्ट करनी चाहिए। तीसरी सजेशन ये, जो पर्सनल है इनका नीचे, DMD है, इनके जो ऑफिसर्स हैं सारे, दे शुड बी वेरी प्रोफेशनल। थैंक यू वेरी मच कमरुल इस्लाम साहब, थैंक यू वेरी मच मियां मसूद। नाज़रीन, हमने आज एक्सपोज किया पेफ के हवाले से, कुछ डॉक्यूमेंट्स हमने आपको दिखाए, दोनों साहिबान की गुफ्तगू आपको सुनाई। अब फैसला करना आपके हाथ में, हमें अपने फीडबैक से आगे करते रहिएगा। हमारा फेसबुक और ट्विटर ID आपके सामने है, देखते रहिए डॉन न्यूज़।